नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। दिल्ली धमाके पर भूटान से पीएम मोदी की सख्त चेतावनी। कहा, षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएंगी। पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है पूरा देश। एनआईए करेगी दिल्ली धमाके की जांच। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय गृह सचिव, आईबी प्रमुख, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और एनआईए प्रमुख सहित कई वरिष्ठ अधिकारी रहे इसमें मौजूद। दिल्ली कार धमाके मामले की जांच तेज। सुरक्षा बलों की घेराबंदी में पूरा इलाका। लाल किला 3 दिन के लिए बंद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दिल्ली धमाके के दोषियों की अब खैर नहीं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर बम्पर वोटिंग जारी। मतदान केंद्रों पर हर उम्र, हर वर्ग के लोगों में जोरदार उत्साह। पोलिंग बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए खास सुविधाएं। और शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में जीता स्वर्ण पदक। एयर पिस्टल के निजी इवेंट में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय। ये थे इस समय की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, कल जो दिल्ली में धमाका हुआ था उसमें एनआईए करेगी दिल्ली धमाके की जांच। ब्रेकिंग न्यूज कि एनआईए दिल्ली धमाके की जांच करेगी। गृह मंत्रालय ने एनआईए को दिल्ली धमाके की जांच सौंप दी है। औपचारिक तौर पर एनआईए को दिल्ली धमाके की जांच सौंप दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इसी मसले पर उच्च स्तरीय बैठक की थी और उसी बैठक में यह फैसला हुआ कि एनआईए दिल्ली धमाके की जांच करेगी। एनआईए हर तरह से, हर एंगल से इस मामले की जांच करेगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए है वो किस तरह से एक प्रोफेशनल एजेंसी है ऐसे जांच के मामले में। तो अब एनआईए इस मामले की जांच करने वाली है और एनआईए इस मामले के तह तक जाएगी। आज की उच्च स्तरीय बैठक में इस बात का फैसला किया गया और औपचारिक तौर पर यह जांच एनआईए को अब सौंप दी गई है। एनआईए की स्थापना विशेष रूप से ऐसी ही घटनाओं के लिए, ऐसे ही मामलों के लिए की गई थी। और जिस तरह से एनआईए का पूरा पीछे का रिकॉर्ड रहा है, एनआईए ऐसे मामलों में तह तक जाती है। और जैसा कि गृह मंत्री भी कह चुके हैं और भूटान से प्रधानमंत्री का भी साफ संदेश है कि किसी भी तरह से किसी भी षड्यंत्रकारी को बचने नहीं दिया जाएगा, कोई भी बचेगा नहीं। तो एनआईए इस मामले में जांच करके दोषियों की पहचान करेगी और उसके बाद उन सभी को बिल्कुल न्याय के कटघरे तक लाया जाएगा। जो भी इस मामले में षड्यंत्रकारी हैं, जो भी इस मामले में दोषी हैं, उन सभी को एक ऐसी सीख दी जाएगी, एक ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना दोहरा पाएं या दोहराने से पहले 100 बार सोचें। तो जाहिर सी बात है कि कल जो ये बम धमाका हुआ था दिल्ली के लाल किले के पास, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास, वहां पर इस घटना के बाद से लगातार जो जांच एजेंसियां हैं उनकी गतिविधियां तेज हैं। हर तरह की निशानदेही की जा रही है, हर तरह की पहचान की जा रही है। और इस बीच एनआईए को अब इस मामले की जांच औपचारिक तौर पर सौंप दी गई है। तो एनआईए इस मामले की अब जांच करने वाली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिल्ली धमाके की जांच करेगी। दिल्ली धमाके की जांच में क्या कोई आतंकवादी साजिश है? आतंकवादी साजिश है तो इसके तार कहां पर जुड़े हुए हैं, कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन इस साजिश में शामिल हैं, सब कुछ पता किया जाएगा। और पिछले कई दिनों से जिस तरह से धरपकड़ जारी भी है, तो यह भी देखा जाएगा कि क्या कहीं कोई कनेक्शन है इस धमाके का और आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी, धरपकड़ जो चल रही थी, उसके बीच किसी तरह का कोई कनेक्शन है क्या। तो एनआईए हर तरह से तह तक जाकर इस मामले की जांच करने वाली है। जैसा हम जानते हैं
कि तो एनआईए जिस तरह से इस मामले पर जांच करने वाली और औपचारिक तौर पर सौंप दिया गया है, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ नीरज सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। नीरज, वैसे तो खबर यह भी थी कि कल भी एनआईए की टीम जो है घटनास्थल पर गई थी, लेकिन अब यह माना जाए कि ये जो उच्च स्तरीय बैठक आज हुई गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में, उसमें औपचारिक तौर पर एनआईए को अब ये जांच सौंप दी गई है। और लालचंद जी, एनआईए की जो एक टीम है वो इस समय घटनास्थल पर मौजूद है, तमाम तरह के जो साक्ष्य हैं उनको एकत्र कर रही है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन किया है या जो भी तथ्य दिल्ली पुलिस ने हासिल किए हैं वो अब एनआईए उनसे हासिल करेगी और परत दर परत हम कह सकते हैं कि एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। इसके साथ साथ ही दिल्ली पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन में जो कह सकते हैं कि सबूत एकत्र किए थे वो अब एनआईए लेगी। एनआईए अपनी तरफ से इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप देखें कि जब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद एनआईए की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची थी। आज सुबह भी एनआईए की टीम पहुंची है और वहाँ तमाम तरह के जो साक्ष्य हैं वो एनआईए ने एकत्र किए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, उसमें एनआईए के अधिकारी थे, आईबी के अधिकारी थे, इसके साथ साथ ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर उस बैठक में मौजूद थे, जम्मू कश्मीर के डीजीपी वर्चुअली उस बैठक से जुड़े हुए थे और खुद गृह मंत्री ने इस बात के स्पष्ट संकेत भी दिए थे कि इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं और इस घटना की हर एंगल से जो जांच है वो की जाएगी, किसी भी एंगल को छोड़ा नहीं जाएगा कि आखिर इस घटना के पीछे किन लोगों का हाथ था, क्या कोई साजिश थी। क्योंकि कई तरह के जो सवाल हैं वो लालचंद जी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये जो कार है हरियाणा में देखी गई थी, हरियाणा नंबर की कार है और हरियाणा में हमको भी पता है कि किस तरीके से फरीदाबाद में 2600 केजी के करीब जो अमोनियम नाइट्रेट है वो बरामद हुआ था। ये कार वहाँ पर देखी गई थी सुबह के समय। उसके बाद दिल्ली में ये कार एंट्री होती है, लाल किले के पास पार्किंग में खड़ी होती है, पार्किंग में 3-3.5 घंटे खड़ी रहने के बाद ये कार बाहर निकलती है और इसमें एक धमाका होता है। तो क्या किसी तरह का कोई लिंक था, इसकी जो जांच है वो भी की जा रही है। जो कार के ओनर हैं उससे भी तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो दिल्ली पुलिस ने एकत्र की थी, उनको एनआईए अब दिल्ली पुलिस से कह सकते हैं कि हासिल करेगी और उसके बाद एक इसकी विस्तृत जो जांच है वो एनआईए करेगी। क्योंकि हमको भी पता है कि एनआईए एक आतंकवाद विरोधी जांच के लिए जानी जाती है और आतंकवाद के खिलाफ कई तरह की जो जांच एनआईए ने की है, एक्सपर्ट उसके पास मौजूद हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि परत दर परत इस घटना के पीछे कौन लोग थे, क्या ये साजिश थी, क्या ये घटना थी, इसके तमाम जो तथ्य हैं अब जल्द ही सामने आएंगे, क्योंकि एनआईए अब इसकी परत दर परत एक के बाद एक खुलेगी। बिल्कुल, जिस तरह से कि ये परतें खुलेंगी, जैसा कि हमें ये खबर मिली थी कि कुछ संदिग्धों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नीरज हिरासत में लिया भी गया था पूछताछ के लिए। क्या वहां से कुछ सुराग मिलते हुए दिख रहे हैं या उससे जुड़ी हुई कोई भी खबर की जांच की दिशा कोई एक दिशा की तरफ जा रही है? क्या ये जांच जिसमें कि कुछ ठोस हाथ लग रहा हो जांच एजेंसियों को? देखिए, ये ज़रूर स्पष्ट हो रहा है जिस तरह से जांच की जा रही है और जिस तरह के जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं कि जो अमोनियम नाइट्रेट हरियाणा में मिला था फरीदाबाद में, कहीं ना कहीं एक तरह का जो लिंक है वो दिखाई देता प्रतीत हो रहा है। क्योंकि ये गाड़ी भी वहाँ मिली, उसके बाद दिल्ली मिलती है और आप देखें कि जो हरियाणा नंबर इस गाड़ी पर था, गुड़गांव में ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी। सलमान नाम का जो व्यक्ति है उसके नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी। सलमान का ये कहना था कि उसने ये गाड़ी जब दूसरे को दी तो जो गाड़ी का जो ट्रांसफ़र है वो नहीं किया, व्हीकल ट्रांसफ़र नहीं किया था। तो ये तमाम सवाल हैं जो खड़े होते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो घटना है वो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। क्योंकि हमको भी पता है कि दिल्ली आतंकवादियों के निशाने पर रहती है। आतंकवादी हमेशा से कोशिश करते हैं कि दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं टारगेट करें और जिस तरीके से पिछले कुछ समय से जो घटनाएं चल रही थी, जम्मू कश्मीर में सर्च किया गया था, आप देखें कि फरीदाबाद में विस्फोटक बरामद हुआ था और ये एक बड़ी साजिश की ओर निश्चित तौर पर जो इशारा है वो भी दिखाई देता है। क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली के अंदर सीरियल ब्लास्ट हम लोगों ने देखे, लाल किले के आसपास भी हुआ था, इंडिया गेट, बाराखंबा, सरोजनी नगर, ये तमाम तरह की जो घटनाएं ये बताती हैं कि आतंकवादियों के निशाने पर दिल्ली रहती है और ये क्या कोई एक बड़ी साजिश थी, इसके तार एनआईए
परत दर परत तरीके से खोलेगी और ये पता ठीक लग है। पाएगा इस घटना के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। ठीक है नीरज, हम इस मामले पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे और जिस तरह से जांच आगे बढ़ेगी, जाहिर सी बात है आपके पास खबर आती रहेगी, हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की घटना पर गहरा खेद व्यक्त किया है। उन्होंने भूटान में कहा कि वे वहां भारी मन से मौजूद हैं और कल रात की घटना की जांच में जुटे महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में रहे हैं। उन्होंने बताया कि मामले में जानकारियों के तार जोड़े जा रहे हैं और इस षड्यंत्र की तह तक जाया जाएगा। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. बहुत ही सख्त संदेश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और दिल्ली में कल शाम हुए कार ब्लास्ट को लेकर केंद्र सरकार लगातार एक्शन मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक और दिल्ली पुलिस आयुक्त इस बैठक में मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। और दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि धमाके के जिम्मेदार बख्शे नहीं जाएंगे, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। राजनाथ सिंह ने दिल्ली डिफेंस डायलॉग के उद्घाटन सत्र में दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि प्रमुख जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं और जल्द ही एक रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. और इस बीच दिल्ली में कल शाम हुए कार ब्लास्ट के बाद से केंद्र सरकार समेत कई जांच एजेंसियां और शीर्ष अधिकारी लगातार एक्शन मोड में हैं। इसी क्रम में एनएसजी कमांडो की टीम घटनास्थल पर जांच में जुटी हुई है। और सीआरपीएफ के आईजी राजेश अग्रवाल भी लाल किला के पास हुए धमाके के घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया और कहा कि आधिकारिक जानकारी दिल्ली पुलिस देगी। सीआरपीएफ दिल्ली पुलिस को हर जरूरी सहयोग प्रदान कर रही है। देखिए, ब्लास्ट के बारे में आपको जानकारी दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उनसे दी जाएगी। हम लोग सीआरपीएफ से हैं और दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए आए हैं। जो भी उनकी तरफ से रिक्वेस्ट सीएपीएफ के लिए आ रही है उसको मुहैया कराया जा रहा है। और इस कार धमाके के बाद एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर गहन जांच में जुटी हुई है। तमाम साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है ताकि इस धमाके के असल कारणों का पता लगाया जा सके।
और कल शाम दिल्ली के लाल किले के पास हुए इस धमाके के बाद लाल किले के आसपास के कई होटलों में पुलिस सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। पुलिस पिछले कुछ दिनों में लाल किले के आसपास किन किन लोगों ने चेक इन किया, इसकी जानकारियां जुटाने में लगी हुई है। साथ ही पुलिस होटलों के मैनेजरों से भी पूछताछ कर रही है। और दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के बाद से ही दिल्ली एनसीआर के साथ ही देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पुलिस सड़क और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रही है। साथ ही महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी हैं। पुलिस और एसएसबी के जवानों के द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर भी पुलिसकर्मी लगातार चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली में कल शाम लाल किले के पास हुए कार विस्फोट के बाद से पूरे देश में हाई अलर्ट है। राजधानी से लेकर यूपी, गुजरात और बिहार समेत कई राज्यों में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और हर आने जाने वाले वाहन एवं व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही राज्यों की पुलिस ने स्थानीय लोगों से किसी भी संदिग्ध वस्तु या स्थिति की सूचना तुरंत देने की अपील भी की है। तो दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस, एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस और लखनऊ पुलिस ने लखनऊ के कई इलाकों में संयुक्त छापेमारी भी की है। ये मुत्तकीपुर क्षेत्र है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा एक जगह पर सर्च किया गया। ये किसी डॉक्टर का मकान है, डॉक्टर परवेज अंसारी नाम है। बाकी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। और दिल्ली धमाके पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे दो संवाददाता मुकेश शुक्ला हैं और फरीदाबाद में हैं दिव्यांशु मल्होत्रा। दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों से अपडेट लेते हैं। मैं पहले सीधे मुकेश शुक्ला आपका रुख करता हूं। मुकेश, ये बताइए, लगातार वहां पर जो जांच एजेंसियां हैं, बड़े बड़े अधिकारी मुकेश वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अभी तक कुछ पता चल पाया है, कुछ सुराग लगा है? क्योंकि अब तो औपचारिक तौर पर एनआईए को भी जांच सौंप दी गई है और एनआईए की टीम भी वहां पर पहुंच गई है। बिल्कुल लालचंद जी, जैसे जैसे ये पूरा का पूरा जांच का जो दायरा वो बढ़ रहा है, आप देखिए 24 घंटे के आसपास अब कुछ देर में हो जाएंगे, यानी 6:52 पर ये बीती शाम धमाका हुआ था और अभी कुछ देर में ही यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। लेकिन आप देखिए जितनी जल्दी यहाँ पर लगातार संदिग्धों की तस्वीरें आ रही हैं, नाम उनके आ रहे हैं। पहले 3 डॉक्टर्स के नाम थे, उमर का नाम इसमें आखिरी आया था जो इस गाड़ी को चला रहा था। और उसके साथ एक वीडियो जो पेट्रोल पंप के पास रिलीज हो रहा है, यानी जब वो बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करता है तब तक वो अकेला था, फिर बाद में 2 लोग और इसमें जुड़ते हैं, जिनका कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस ने कल खुलासा किया था कि 3 लोग ये थे इस समय जब ये धमाका हुआ कार में, और उसमें इन तीनों की मौत हो गई थी। और उसके बाद अब 2 नए नाम आ रहे हैं। लखनऊ से एक गिरफ्तारी हुई है डॉक्टर सज्जाद की, जो कि लखनऊ से उनको गिरफ्तार किया गया, और एक महिला डॉक्टर हैं, इनको भी लखनऊ से ही गिरफ्तार किया गया है। इनका भी रोल इसमें बताया जा रहा है। और इनके पास से जो है ब्रीजा कार जो है वो बरामद की गई है। शाहीन शाहिदा हैं, इनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें माना जा रहा है। और ये जो थी इन तमाम लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में थी और इन्हीं की डायरेक्शन पे ये जो बता रहे हैं कि इस गाड़ी में जो उमर था वो सामान लेकर के आगे जा रहा था। जम्मू कश्मीर ने पहले इन्हें डिटेन किया था, फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया कि इनका भी रोल, इनकी भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध दिखाई दे रही है। एनआईए को अब ये सौंप दी गई है। एनआईए की टीम आज दोबारा ही मौके पर आई थी और एफएसएल टीम के साथ उन्होंने कई सारे साक्ष्य जो थे वो जुटाए थे, कई सारे एविडेंस लिए थे, क्योंकि आसपास की जो बिल्डिंग थी वहां पर जो नुकसान हुआ, जिस तरह के कुछ वहां पर बॉडीज के जो पार्टिकल्स पहुंचे थे उनको चेक किया गया। और सबसे जरूरी ये चेक करने की कोशिश करी गई कि अगर ये आरडीएक्स नहीं था तो ये किस तरह का ब्लास्ट था, कौन सा केमिकल इसमें इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि एफएसएल के कुछ अधिकारी ऑफबीट बता रहे थे कि किसी तरह का छर्रा या किसी तरह की कील नहीं मिली। आरडीएक्स में आमतौर पर इस तरह की चीजें निकल करके आती हैं और धमाका जब होता है तो उस जगह बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। लेकिन ये जो धमाका था, आग की लपटें थी, चारों तरफ एक वेव था, यानी पूरा जैसे आसपास का पूरा इलाका हिल गया था भूकंप के झटकों की तरह। तो वो लोग
महसूस कर रहे थे, लोग जिस तरह से भाग रहे थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। जो उस आग की गिरफ्त में आया या आग की चपेट में आया वो जल गया, झुलस गया। जो किस्मत में रहे वो कम झुलसे, जो बहुत ज्यादा बदकिस्मत थे उन्होंने अपनी जान गंवाई। तो ये तमाम एंगल है और साफ साफ प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, देखिए भूटान यात्रा में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, यानी उस आखिरी आदमी तक पहुंचा जाएगा। ये जो उसने पूरी निश्चित रूप से ये साजिश रची, चाहे पहले भी उनको सबक सिखाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा भी है, प्रधानमंत्री ने कहा है कि न्याय के कटघरे में लाकर खड़ा करेंगे, उसके लिए दोषियों की पहचान जरूरी है, उसके लिए जांच जरूरी है। लेकिन इस बीच दिव्यांशु, कल जब शाम में यह घटना घटी दिव्यांशु, उससे पहले फरीदाबाद में ही भारी मात्रा में विस्फोटक पकड़े गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस मिलकर जांच कर रही थी। क्या उनकी तरफ से कोई बयान आया है? क्या लाल किले के धमाके में उधर से कोई सुराग मिल रहे हैं क्या, कि उनका कोई कनेक्शन रहा हो? इस पर कुछ वहां से पता चल पा रहा है क्या? और क्या इस बीच में फरीदाबाद में अभी भी सर्च ऑपरेशन कल जो चल रहा था वो जारी है क्या? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया गया और उसमें अब तक करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और करीब 2900 किलो के आसपास जो अमोनियम नाइट्रेट है वो पुलिस ने बरामद किया है। और अभी तक कुछ ऐसी जानकारी ज़रूर सामने आई है कि जो I-20 गाड़ी में शख्स मौजूद था, जो I-20 गाड़ी को फरीदाबाद से दिल्ली लेकर आया था, वो कहीं ना कहीं उस नेक्सस से जुड़ा है, वो उस टेरर मॉड्यूल से जुड़ा है। हालांकि अभी पुलिस इस पर ऑफिशियल कुछ भी कहने से बच रही है। अब से कुछ ही देर पहले मैं खुद फरीदाबाद कमिश्नर के ऑफिस में मौजूद था। मैंने काफ़ी कोशिश की कि कुछ इसमें ऑफिशियल आए कि फरीदाबाद पुलिस कम से कम ये तो साफ करे कि हाँ बिल्कुल हम उमर की भी तलाश कर रहे थे, लेकिन उमर हमारे हाथ से निकल गया और ये जो तमाम घटना ही हुई वो सामने आई। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, ये ऐसा लगता है फरीदाबाद पुलिस को, और यही वजह है कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट फरीदाबाद पुलिस और इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसकी तरफ से निकलकर सामने नहीं आया है। हालांकि एक और एंगल पर जांच की जा रही है, वो ये है कि फरीदाबाद से जो भी अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है उसकी जानकारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद पुलिस से ली है और मौके से जो एग्जिबिट्स बरामद किए हैं, जो सैंपल्स एफएसएल की टीम ने बरामद किए हैं, उसको लैब में टेस्ट किया जाएगा और दोनों को मैच कराने की कोशिश की जाएगी। और अगर दोनों सैंपल्स मैच होते हैं तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो उमर है उसका लिंक जो है वो फरीदाबाद जम्मू कश्मीर टेरर मॉड्यूल से है। तो हालांकि अभी जो है शाम तक उम्मीद कर सकते हैं कि जो एफएसएल की इनिशियल रिपोर्ट है वो निकलकर सामने आएगी। ये फाइनल रिपोर्ट नहीं होगी, ये इनिशियल रिपोर्ट होगी। फाइनल रिपोर्ट के लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन इसी बीच हम कह सकते हैं कि एनआईए को जांच सौंप दी है। एनआईए काफ़ी प्रोफेशनल एजेंसी है। पिछले कई हमने टेररिस्ट इस तरह के जो केस हैं वो एनआईए उसका खुलासा कर चुकी है, तो एक काफ़ी प्रोफेशनल एजेंसी है। और कल से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो केस है क्या ये एनआईए को ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्या ये केस स्पेशल सेल को ट्रांसफ़र किया जाएगा। और कल से लेकर आज तक इस पर विचार चल रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री और तमाम जितने सीनियर अधिकारी इस पर विचार कर रहे थे और आखिर में ये फैसला किया गया कि स्पेशल सेल को ना देकर अब ये जांच एनआईए को दी जाएगी। तो कुल मिला के आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि इस पर कई बड़े खुलासे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आने वाले दिनों में खुलासे हों, इसीलिए तो एनआईए को ये जांच सौंपी गई है ताकि सारी परतें खुल पाए। लेकिन मुकेश, जो लाल किला का ये इलाका है जहां पर यह घटना घटी, बहुत भीड़ भाड़ रहा करती है इस इलाके में। हम देखते हैं कि काफी चहल पहल रहा करती है, लेकिन अभी जिस तरह 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, बिल्कुल सुनसान सा दिखाई पड़ रहा है आपके पीछे भी। और इस बीच जो पुलिस है वो सभी होटलों में जाकर के चेक कर रही है कि पिछले दिनों में किन्होंने चेक इन किए हैं। क्या वहां के कुछ स्थानीय लोगों से आपकी बात हुई इस घटना पर कि उन्होंने क्या कुछ देखा, या जिस तरह से ये घटना घटी वो भी निश्चित तौर पर काफी चौंक गए होंगे जिस तरह की ये घटना घटी है, जिस तरह की वारदात हुई है? बिल्कुल लालचंद जी, लाल किले को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है आम जनता के लिए, क्योंकि इस दौरान यहाँ पर जांच एजेंसियां मौजूद रह रही हैं और तमाम वो जांच अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो जांच करें इस केस में। और ये देखिए पूरा सुनसान इलाका है। दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर आपको आते जाते दिखाई देंगी, या जो जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ से कम 500 मीटर वॉक करके जाएंगे आगे की तरफ और फिर वो वापस आएंगे। यानी आसपास की जो मार्केट्स हैं जो इसके बिल्कुल नियर बाय हैं, भागीरथ पैलेस हो गया, साइकिल मार्केट हो गई, चाहे आपकी दूसरी
ग्रोसरी मार्केट है, जिसमें फ़ोन मार्केट है, जो आसपास की मार्केट है, पूरा फुटपाथ है, जो वो तमाम मार्केट है वो क्लोज कर दी गई हैं, क्योंकि ये धमाका जो था, इसकी जो गंभीरता आप देखिए, इसका जो पूरा का पूरा सिनेरियो था बहुत ही ज़बरदस्त था। मैंने जाकर के जैन मंदिर में खुद अंदर जाकर के देखा, पूरी की पूरी रेलिंग मुड़ गई है, वहाँ के शीशे टूट गए हैं, मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए हैं, जो गाड़ियाँ उस ब्लास्ट से 200-300 मीटर की दूरी पर थी उनके शीशे टूट गए। अब जो तस्वीरें आप सब ने देखी, हमने देखी टेलीविजन पे, डिफरेंट वीडियो से, वो बड़ी विचलित कर देने वाली हैं। और जिस तरह से ब्रूटल पार्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए, इधर उधर बिखरे, वो भी बड़ा आपको कहीं ना कहीं बेचैन कर देते हैं। इस तरह की यार लोग बता रहे थे कि ये धमाका जो था, जैसे आमतौर पे धमाका होता है गड्ढा हो जाता है या आसपास की बिल्डिंगें टूट जाती हैं, यहाँ तो शीशे टूटे, यानी हम फिल्मों में देखते थे कि ऐसे एक्सप्लोजिव होते हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर उसी तरह का जो केमिकल अटैक इसको कह रहे हैं, ये तो अभी जांच एजेंसियां बताएंगी कि केमिकल अटैक था या क्या कुछ था। दिव्यांशु ने बताया कि मांगा है स्पेशल सेल ने कि भाई आप हमें सैंपल दीजिए, एफएसएल उसको टेस्ट करेगा और कंपेयर करेगा कि क्या ये दोनों केमिकल थे या कुछ और इसमें मिला रखा था। लेकिन यहाँ पर जो पूरा का पूरा 400-500 मीटर का रेडियस था वो बिल्कुल गर्म हो गया था, आग की चपेट में जो आ गए थे, बड़े झुलस गए थे। वो लोग खुद प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, छोटे छोटे लोग बता रहे हैं। एक तो बता रहा है कि उसका मालिक 100-150 मीटर की दूरी पे खड़ा था, वो वहीं ऑन द स्पॉट ही डेड कर गया। तो इस तरह का ये भयानक जो था ये ब्लास्ट था, और इसकी आवाज़ जो है बहुत दूर तक सुनाई दी थी, क्योंकि आप देखिए मल्टीपल जो गाड़ियां थी वो सारी की सारी जल गई थी, आसपास की गाड़ियां, रिक्शा, बाइक्स जो थे वो जल गए थे। रेड लाइट पे जैसे ही ये गाड़ी 6:22 पे निकलती है लाल किला मेट्रो स्टेशन से, उसके 20-22 मिनट बाद ही ये धमाका हो जाता है। इसमें उमर नाम का जो व्यक्ति था, जिसकी तलाश जो कर रही है फरीदाबाद पुलिस, जिन्होंने कहा हमारे हाथ से निकल गया, पहले वो बदरपुर बॉर्डर से टोल क्रॉस करता है। फिर पेट्रोल पंप का एक वीडियो अभी आया है जिसमें दिखाया गया कि 2 लोग और इसमें शामिल होते हैं, यानी ये कॉन्स्पिरेसी, और लगातार इसमें देखिए गिरफ्तारियां होती जा रही हैं। मेन कल्प्रिट कौन है, जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा एनआईए को और जांच एजेंसियों को। ठीक है दिव्यांशु, आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए जो जिस तरह से वो जांच चल रही थी जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की, क्या उस मामले में आगे भी कुछ जांच चल रही है या उसको आगे जारी रखा जा रहा है क्या? देखिए बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं उन आरोपियों से पूछताछ कर रही है जो इस पूरे टेरर मॉड्यूल में शामिल थे और जिनकी गिरफ्तारी हुई है। और कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ के बाद ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ये नेक्सस कितना बड़ा है, क्या इसमें कुछ और लोग शामिल हैं, क्या इनके हैंडलर जो हैं वो अभी भी फिलहाल फरीदाबाद से लेकर जम्मू तक सक्रिय बने हुए हैं। ये तमाम सवालों के जवाब उनसे पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, इससे भी जुड़ी जानकारियां जो है वो न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो उनसे पूछताछ कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ऐसे खुलासे करेंगे जो कि सुरक्षा एजेंसियों को उसमें जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन में फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़ा जाएगा। और जैसा प्रधानमंत्री ने भूटान से संदेश दिया है कि सभी को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आप लोगों से लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया मुकेश और दिव्यांशु, आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस मामले पर, इस खबर पर अपडेट देने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की यात्रा पर भूटान पहुंच गए हैं। पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने उनकी अगवानी की। इसके अलावा भूटान के विदेश और बाह्य व्यापार मंत्री ल्योम्पो डी.एन. धुंगयेल, वित्त मंत्री ल्योम्पो लेकी दोरजी, भारत में भूटान के राजदूत मेजर जनरल वी नामग्येल, कार्यवाहक विदेश सचिव तेनजिन रोंडेल वांगचुक, पारो के गवर्नर नॉर्बू वांगचुक और डेप्यूटी रॉयल चैम्बरलेन कर्मा थिनले भी पीएम मोदी के स्वागत में मौजूद थे। यात्रा का उद्देश्य भूटान के साथ विशेष मैत्री और सहयोग संबंधों को और मजबूत करना है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत भूटान की गहरी हो रही मित्रता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देश सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से जुड़े हैं। भारत भूटान के संबंध सशक्त और समृद्ध हैं, जो आने वाले समय में और भी मजबूत होंगे। भारत और भूटान सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से भी जुड़े हैं। हमारा रिश्ता वैल्यूज का है, इमोशंस का है, पीस का है, प्रोग्रेस का है। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मुझे अपनी पहली विदेश यात्रा में भूटान आने का अवसर मिला था। मैं आज भी उस यात्रा को याद करता हूं तो मन भावनाओं से भर जाता है। भारत और भूटान के संबंध इतने सशक्त और समृद्ध हैं। हम मुश्किलों में भी साथ थे, हमने चुनौतियों का सामना भी मिलकर किया, और आज जब हम प्रोग्रेस की प्रॉस्पेरिटी की तरफ चल पड़े हैं, तब भी हमारा साथ और मजबूत हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश के बीच रेल और सड़क संपर्क को मजबूत करने के साथ ही सीमा पर बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने इस दौरान गलेप्पू के पास इमिग्रेशन चौक पोस्ट बनाने की भी घोषणा की। रेल और रोड कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हिज मैजेस्टी ने जिस गैलेपू माइंडफुलनेस सिटी के विजन पर काम शुरू किया है, भारत उसके लिए भी हर संभव सहयोग कर रहा है। मैं आज इस मंच से एक और महत्वपूर्ण घोषणा कर रहा हूं। आने वाले समय में भारत गैलेपू के पास इमिग्रेशन चेक पॉइंट भी बनाने जा रहा है, ताकि यहां आने वाले विजिटर्स और इन्वेस्टर्स को इससे और सुविधा मिल सके। और दोनों देशों की ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देते हुए पोनत सांगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लंबे समय तक रुके हुए एक और जल विद्युत परियोजना पर काम शुरू हो गया है। आज भूटान में 1000 मेगावाट से अधिक का एक नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिससे भूटान की हाइड्रो पावर कैपेसिटी में 40% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, लंबे समय से रुके हुए एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर भी फिर से काम शुरू होने जा रहा है। और ये हमारी पार्टनरशिप सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक तक सीमित नहीं है। अब हम सोलर एनर्जी में भी एक साथ बड़े कदम उठा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से भूटान की यात्रा पर हैं, उन्होंने भारत और भूटान दोनों देशों के जो संबंध हैं, जिस तरह से दोनों देश आपस में जुड़े हुए हैं, एक ऐतिहासिक जुड़ाव है भारत और भूटान का। और भारत और भूटान के संबंध भी विशेष हैं। विशेष इसलिए क्योंकि ये संबंध सांस्कृतिक संबंध हैं। और इतना ही नहीं, रणनीतिक तौर पर भारत और भूटान का जो संबंध है वो निश्चित तौर पर अद्वितीय है, और प्रधानमंत्री उसी का जिक्र अपने दौरे के दौरान कर रहे थे। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि दिल्ली धमाके के मद्देनजर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के दौरे पर हैं, और वहां से उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है दिल्ली धमाके के मद्देनजर, और बात करके उन्होंने जानकारी ली है इस धमाके के बारे में। कल जिस तरह से दिल्ली के लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास यह धमाका हुआ था,
उसके बाद इसके बारे में अंगोला के दौरे पर जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने जानकारी ली है। सुधाकर दास हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। सुधाकर, जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति महोदया चाहे अंगोला में हो, प्रधानमंत्री महोदय चाहे भूटान में हो, लेकिन सभी इस बारे में लगातार संपर्क में हैं। क्या कुछ राष्ट्रपति जी को जानकारी दी गई है गृह मंत्री के द्वारा? सुधाकर जी लालचंद, उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आई है और अब से कुछ देर पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया था अंगोला से। हम जानते हैं कि दो देशों की राजकीय यात्रा पर राष्ट्रपति हैं और इस वक्त वो अंगोला में है और वहीं से उन्होंने फोन किया था। और जो पूरी स्थिति है, कल जो ब्लास्ट हुआ था उसके बाद से अब तक क्या कुछ हुआ है, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, घायलों के इलाज की बात हो, तो उस बारे में उन्होंने जानकारी ली है। गृह मंत्री ने उनको एक कह सकते हैं कि तफसील से सभी स्थितियों के बारे में ब्रीफ किया है, कल के घटनाक्रम के बारे में, घायलों के बारे में और जो इन्वेस्टिगेशंस जो आगे बढ़ रही है, ये सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। तो बहुत महत्वपूर्ण है लालचंद इस संदर्भ में भी कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जो हमारे देश की सबसे शीर्ष नेतृत्व है और उन्होंने जो अपनी तरफ से जानकारी ली है, अपनी संवेदनाएं उन्होंने अब ट्विटर एक्स पर पोस्ट के जरिए पहले ही जाहिर कर दी थी, लेकिन एक पूरी जानकारी इस पूरे घटनाक्रम के उनके तरफ से ली गई है। लालचंद, बिल्कुल जिस तरह से राष्ट्रपति महोदया को यह जानकारी दी गई है, सुधाकर, गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी कुछ ही देर पहले एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। जो इस बारे में कदम उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से जांच की दिशा आगे बढ़ रही है, उन सारे मुद्दों पर राष्ट्रपति जी ने गृह मंत्री से जानकारी ली होगी। जाहिर तौर पर लालचंद, हम जानते हैं कि एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी सवेरे गृह मंत्री ने, जिसमें जो इस पूरी जांच प्रक्रिया से जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं, चाहे दिल्ली पुलिस हो, NIA हो, इसके अलावा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है हमारी, तो तमाम एजेंसियों के प्रमुखों के साथ DGP जम्मू कश्मीर भी वर्चुअली इस बैठक में जुड़े थे और हमने देखा कि सूत्रों के हवाले से उसके बाद ये जानकारी आई है कि इस घटनाक्रम की जांच NIA को सौंप दी गई है। तो बहुत तेजी से कहते हैं कि कह सकते हैं आप लालचंद की कई तरह के एक्शन इस घटनाक्रम में हो रहे हैं और इंटेलिजेंस सूत्रों पर अगर भरोसा करें तो काफी अहम सुराग इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हाथ लगे हैं और बहुत जल्द इसको लेकर जानकारी भी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से साझा की जाएगी। हालांकि उसके पहले सुरक्षा एजेंसियां सभी कड़ियों को जोड़ लेना चाहती है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब आज राष्ट्रपति की बातचीत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई है तो उनको पूरी तमाम संदर्भों की जो कार्रवाई चल रही है उनके बारे में उनको जानकारी दी गई होगी। लालचंद, आप देखिए प्रधानमंत्री भी भूटान में, तो जब उनका पहला जो संबोधन था तो उसमें उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया था और उन्होंने कहा कि किस तरह से वो लगातार रात भर जांच एजेंसियों के संपर्क में थे, जानकारी पूरी तरह से ले रहे थे और उन्होंने भी ये कहा है कि हमारी जांच एजेंसियां षड्यंत्र की तह तक जाएंगी और इसके पीछे जो भी षड्यंत्रकारी है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो एक पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना है, तो साथ ही साथ एक सख्त संदेश षड्यंत्रकारियों को भी है। इस षड्यंत्र के पीछे जो कोई भी शामिल है तो सभी एंगल्स से एक तरफ जांच हो रही है, एक इंटीग्रेटेड जांच हो रही है, जिसका नेतृत्व सीधे आप कह सकते हैं मॉनिटरिंग गृह मंत्री अमित शाह खुद कर रहे हैं। तो एक स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से गया है कि इसके पीछे जो भी साजिश में शामिल है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो राष्ट्रपति महोदया खुद जानकारी ले रही है पूरी परिस्थिति की। तो आप देख सकते हैं कि एक पूरा देश इस घटनाक्रम को एक बड़े घटनाक्रम के तौर पर तो देख ही रहा है, लेकिन एक शीर्ष स्तर से जो एक नेतृत्व चाहिए वो नेतृत्व भी इस वक्त दिख रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से राष्ट्रपति महोदया ने ये जानकारी ली है सुधाकर, लगातार इस बीच में जांच भी चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रपति को सारी जानकारी दी है। अंगोला के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। सुधाकर दास हमारे संवाददाता जुड़े थे। तो जैसा कि ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं, दिल्ली कार ब्लास्ट की राष्ट्रपति महोदय ने जानकारी ली है। राष्ट्रपति ने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लगातार जानकारी, चाहे प्रधानमंत्री हों या फिर राष्ट्रपति हों, लगातार इस मामले पर जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे इसी से जुड़ी कुछ और खबर।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर हैं, तो सुशील कुमार सिंघल जी, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक, प्रधानमंत्री के दौरे पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सुशील कुमार सिंघल जी आपका डीडी न्यूज़ पर। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि भूटान और भारत का जो दौरा है वो सांस्कृतिक संबंध है, भारत और भूटान का जो एक विशेष संबंध है रणनीतिक तौर भी, वो हम सब जानते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ। प्रधानमंत्री का ये दौरा इस समय हो रहा है, किन किन मायनों में इस समय मौजूदा दौर में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, जरा अनम्यूट कीजिएगा आप। I hope now I'm audible. Yeah. तो मैं ये कह रहा था कि भारत और भूटान के जो रिलेशन है उसके बारे में इतने प्रगाढ़ हैं कि उसके बारे में बार बार कहना तो मेरे को नहीं जम रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो रिलेशनशिप है, भारत और भूटान की जो रिलेशनशिप है, वो केवल एक सांस्कृतिक राजनीतिक नहीं है, ये पीपल टू पीपल जो सेंट्रिक है, सबसे बड़ी बात। और प्रधानमंत्री जी का जब दौरा ये जो हो रहा है, ये बड़े क्रूशियल टाइम पर हो रहा है कि जो इनके पहली बात वो अटेंड कर रहे हैं, वहां पर एक ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल होने वाला है, और उसमें जो है भारत की तरफ से वहां पे सेक्रेट जो है रेलिक्स लॉर्ड बुद्धा की भेजी गई है, वहां डिस्प्ले की गई है, पहली बार हुआ है। और साथ साथ जो है 70th जो है 70वीं वर्षगांठ है फोर्थ किंग की, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये तो एक जो पॉलिटिक्स से बहुत अलग चीज बिल्कुल है, क्योंकि वहां का जो बौद्धिज्म है वो जो है नालंदा की जो विचारधारा है बौद्धिज्म की और बोध गया की, उसके ऊपर वहां का बेस्ड है जो बौद्धिज्म जो है। और ये जो विजिट है हमारी एक ये नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट की, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। और जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि अपने भाषण में कि जो हाइड्रो पावर का जो कंट्रीब्यूशन है वो वहां पर करीब 30% जीडीपी जो है वहां भूटान की वो कंट्रीब्यूट करता है, 40% के करीब गवर्नमेंट रेवेन्यू। और जहां वहां 4 या 5 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने ये जो अभी प्रधानमंत्री जी के साथ में जो इनॉग्रेशन होने वाला है, ये चौथा प्रोजेक्ट होगा जिसका नाम है वो पुना संघ, जो 1000 मेगावाट का है, सेकंड फेज है ये। बिल्कुल। और ये भारत बराबर भूटान के सहयोग से दोनों से बन रहा है, भूटान को उससे जो है रेवेन्यू मिल रहा है और भारत को क्लीन एनर्जी भूटान से मिलती है, तो ये विन विन सिचुएशन वाली एक बात है। और जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो हमारा अभी जो डिस्कशन हो रहा है वो ना केवल सोलर पे हो रहा है, बट कि जो रेलवे कनेक्टिविटी की जो प्रपोजल चल रहा है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो वेस्ट बंगाल और आसाम को जोड़ेगा। और उनकी जो भूटान जो है भारत के मार्केट में जो सप्लाई करना चाहता है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा उनका इंपोर्टर है, उनकी जो चीजें हैं गुड्स बनती हैं, तो उनके लिए बहुत उनको इकोनॉमी को बहुत बड़ा वो बूस्ट मिलने वाला है। बिल्कुल। और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप तो है ही है, क्योंकि उसके बारे में सभी को जानकारी है कि बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि सच, ये बात सच है कि भारत और भूटान के जिस संबंधों का इतिहास रहा है उस पर बहुत सारी बातें हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ जो उभरते आयाम हैं सर, जैसे आपने सोलर का जिक्र किया, डिजिटल इंडिया है, और भी तमाम जो उभरते हुए क्षेत्र हैं, उसमें भी भूटान को विकास में भागीदार बनाना, इस मामले में भी काफी कुछ सहयोग हो सकता है इस दौरे के दौरान। बिल्कुल 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 सही बात आप कह रहे हैं कि मेरे ख्याल से, जैसे मैंने अभी रेलवे लिंक के बारे में बात की,
दूसरा डिजिटल के बारे में है। डिजिटल तो भारत सभी को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो भूटान को क्यों नहीं देंगे? तो और वहां डिजिटल इकोनॉमी की बहुत आवश्यकता भी है। दूसरा स्पेस, एक जो एरिया है, नया एरिया है कि भारत ने सभी को सुविधा दी है, तो भूटान से भी हम कोऑपरेशन कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करेंगे उस मेरे विचार से। दूसरा सोलर, जैसा कि प्रधानमंत्री का बिल्कुल एक बहुत ही ज्यादा उनके दिल के क्लोज है उनके, तो वो सोलर पर बहुत वहां एम्फेसिस देना चाहते हैं, क्योंकि वहां रिक्वायरमेंट भी है और वहां अपॉर्चुनिटी भी है कि सोलर पावर का इस्तेमाल वहां बढ़े, तो न केवल इकोनॉमी को फायदा होगा बल्कि एनवायरमेंटल भी बहुत बड़ा फायदा होगा। तो इसलिए सोलर के क्षेत्र में भी बहुत उसमें संभावना है, जिसकी अभी ये बातचीत बिल्कुल जो है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सुशील जी जुड़ने के लिए। और जिस तरह से कि आपने बताया कि भारत और भूटान का संबंध ऐतिहासिक, ऐसा ऐतिहासिक है जिस पर आप बोलते रहें, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध पर और बोलते रह जाएंगे, लेकिन जो उभरते आयाम है उसमें भी अब दोनों देश काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस खबर पर चर्चा करने के लिए और जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर हम बात कर रहे थे और अब हम बात करने वाले हैं बिहार में हो रहे बम्पर वोटिंग की, क्योंकि बिहार में 3 बजे तक ही 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है। बिहार के अलग अलग मतदान केंद्रों पर हर उम्र, हर वर्ग के लोग उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस दौरान मतदान केंद्रों पर लोकतंत्र के रंग बिरंगे नजारे देखने को मिल रहे हैं। कहीं बुजुर्ग मतदाता व्हीलचेयर पर बैठकर वोट डालने पहुंचे, तो कहीं महिलाएं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मतदान केंद्रों पर नजर आई, तो वहीं पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में भी खासा उत्साह दिखाई दिया। पोलिंग बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए खास सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि वो भी आसानी से मतदान कर सकें। तो लोकतंत्र का ये बहुत ही आप एक बेजोड़ नज़ारा कह सकते हैं, जिसमें कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हर व्यक्ति, हर मतदाता अपनी भागीदारी खुशी खुशी और बहुत ही, चाहे उनके साथ किसी भी तरह की दिक्कत हो, लेकिन उन तमाम दिक्कतों को देखते हुए भी और चुनाव आयोग के अच्छे इंतजाम को भी देखते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए, चाहे कोई भी उम्र हो, चाहे कोई भी शारीरिक परिस्थिति हो, लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और कैसा मतदान चल रहा है, क्योंकि बम्पर वोटिंग की खबर आ रही है, तो हमारे साथ सुपौल से धीरज कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं मतदान पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। धीरज, ये तो 3 बजे तक ही फर्स्ट डिवीजन, 3 बजे तक ही 60% से ऊपर, तो पिछली बार जो फर्स्ट फेज में करीब 65% मतदान का आंकड़ा आया था, ये 6 बजे तक में तो 60% से ऊपर बढ़कर बहुत ऊपर जा सकता है। धीरज, बम्पर मतदान सेकंड फेज में भी देखिए 3:45 हुए हैं और 3:45 में मतदान, और आपने बताया कि 60% का मतदान हो चुका है। और हम अपने कैमरामैन से बताएंगे कि आपको जरा अभी जो वर्तमान जो स्थिति है पोलिंग स्टेशन पर वो उसको आपको दिखाए, फिर आपको अंदाजा लगेगा कि ये जो पोलिंग परसेंटेज है वो किस तरीके से बेहतर होगा, कैसे रिकॉर्ड मतदान होगा। संजय जैन आपको दिखाएंगे कि देखिए 3:45 बजे हैं और कितनी बड़ी कतारें हैं महिलाओं की, और दूसरी तरफ देख सकते हैं कि पुरुषों की भी कतारें हैं। तो ये कतारें जो है वो बता रहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जी लोग किस तरीके से भागीदार बन रहे हैं, और खास करके आधी आबादी महिलाओं ने जिस तरीके से इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दी है, जिस तरीके से महिला का सशक्तिकरण हुआ है, जिस तरीके से जो महिलाओं के जो मुद्दे हैं उसको सुलझाएंगे, और जिस प्रकार से बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा था कभी कि पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो, बिल्कुल, या उनके लिए छात्रवृत्ति हो, जिस तरीके से बिहार के महिलाओं की तस्वीर बदली गई, जिस तरीके से नशाबंदी के खिलाफ शराब को रोका गया, शराबबंदी की गई, और जिस तरीके से कुल मिलाकर पंचायती राज महिलाओं की जो भागीदारी को सुनिश्चित किया गया आधी आबादी के लिए, तो वो आपको अभी दिख रहा है मतदान केंद्रों पर। और अब 4 बजे भी मतदान केंद्रों पर किस तरीके से
जो लोगों की बिल्कुल वो कतार आपने दिखाई, जो ये कतार कह रही है कि 6 बजे तक जब मतदान चलेगा और जब फाइनल आंकड़ा आएगा तो वो आंकड़ा कहां तक पहुंच सकता है। लेकिन रोहतास जो इलाका है, क्योंकि धीरज तो सीमांचल में है, सीमांचल सुपौल सीमांचल के पास ही पड़ता है, कोसी का इलाका। रोहतास में है अमरेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता। अमरेंद्र, जरा बताइए, आप भी कुछ नजारा दिखाइए कि क्या आपके यहाँ भी कतार और नजारा धीरज के यानी सुपौल की तरह ही है या फिर वहां कुछ कम या ज्यादा है, और किस तरह का मतदान का प्रतिशत है वहां? जो दूसरा चरण है उसमें 3,27,13,560 मतदाताओं ने 3 बजे ही बिहार को प्रथम श्रेणी से पास करा दिया। ये बड़ी खबर इसलिए भी हो सकती है कि जिस तरह से पहले चरण में आपने देखा कि एक रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया, 65% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। लगभग वही तस्वीर द्वितीय चरण में भी देखने को मिली और मैं कई रोहतास के कई बूथ पर गया जहां पर सुबह 7 बजे से एक बड़ी संख्या में भीड़ थी और ये बता रही थी कि ये आंकड़ा जो है अगर इसी तरह से मतदान और लोकतंत्र के पर्व में जो लोग शामिल हो रहे हैं तो शाम को 6 बजते ये आंकड़ा पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। रोहतास की जागरूक जनता मेरे साथ है जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे अपनी सरकार को चुनने का काम किया है। हम सीधे जनता से बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर किस मुद्दे पे इतने उत्साह के साथ वो मतदान कर रहे हैं। आखिर क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? मुद्दे यहाँ बहुत विकास की है और हर क्षेत्र से विकास का है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड की आवागमन जितनी है वो सारी व्यवस्था यहाँ बहुत बढ़िया हो रही है। इस सरकार में ये सरकार ऐसे रहे और आगे बढ़ते रहे बहुत बढ़िया, इसी के लिए हम लोग वोट किए हैं। आप बताएं, आपने किस मुद्दे पे वोट किया है? हमारा मुद्दा है कि विकास जो बिहार में बहुत तेजी से हो रहा है और हमारा जो रोड है। जी अमरेंद्र, जिस तरह से कि आप बता रहे हैं, जाहिर सी बात है कि विकास को लेकर के वोट किया है। अंचल फिलहाल समय की कमी है अमरेंद्र, फिलहाल समय की कमी है, लेकिन आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आपको दिखाते हैं कि पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे में क्या कुछ खास रहा, देखते हैं। Let us all come together and pray for India, pray for Prime Minister Modi. May all your aspirations, may your vision and your service to India bear fruit. May you overcome each and every single obstacle, and may your dream of a even brighter, stronger, more prosperous India be fulfilled. But above all, we would like to take a moment and pray for the people who sadly lost their lives yesterday in Delhi. We'd like to pray for them. Let us all come together and pray for India, pray for Prime Minister Modi. May all your aspirations,
may your vision and your service to India bear fruit. May you overcome each and every single obstacle, and may your dream of a even brighter, stronger, and more prosperous India be fulfilled. But above all, we would like to take a moment and pray for the people who sadly lost their lives yesterday in Delhi. We'd like to pray for them. Let us all come together and pray for India, pray for Prime Minister Modi. May all your aspirations, may your vision and your service to India bear fruit. May you overcome each and every single obstacle, and may your dream of a even brighter, stronger, and more prosperous India be fulfilled. But above all, we would like to take a moment and pray for the people who sadly lost their lives yesterday in Delhi. We'd like to pray for them. Let us all come together and pray for India, pray for Prime Minister Modi. May all your aspirations, may your vision and your service to India bear fruit. May you overcome each and every single obstacle, and may your dream of a even brighter, stronger, and more prosperous India be fulfilled. But above all, we would like to take a moment and pray for the people who sadly lost their lives yesterday in Delhi. We'd like to pray for them. Oh,
Let us all come together and pray for India, pray for Prime Minister Modi. May all your aspirations, may your vision and your service to India bear fruit. May you overcome each and every single obstacle, and may your dream of a even brighter, stronger, more prosperous India be fulfilled. But above all, we would like to take a moment and pray for the people who sadly lost their lives yesterday in Delhi. We'd like to pray for them. तो दिल्ली धमाके में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना। ये भूटान में, ये है इंसानियत। उनका क्या, जिन्होंने धमाके करके जान ले ली। बहरहाल उनको सजा तो जरूर मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।